नमस्कार। जलियांवाला बाग एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हर भारतीय का खून खौल उठता है, जहां हजारों बेकसूर लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक शांतिपूर्वक सार्वजनिक सभा करने आए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में ब्रिटिश भारत के पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्रित हुई थी। इस सार्वजनिक सभा के जवाब में अस्थायी जनरल R.E.H. डायर ने सैनिकों के साथ प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि हम जलियांवाला बाग के इतिहास के बारे में और बात करें, क्या आप जानते हैं कि ये रॉलेट एक्ट क्या था जिसके लिए ये सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? रॉलेट एक्ट, जिसे एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है, एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश भारत में लागू होता था। यह 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधान परिषद अधिनियम था, जिसके अंतर्गत अनिश्चितकालीन हिरासत, ट्रायल के बिना जेल और न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई साजिशों में फिर से शामिल होने की कथित धमकी को देखते हुए लागू किया गया। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसने पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी। इस अधिनियम को उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विरोध को रोकना था। इस अधिनियम ने कई भारतीय नेताओं और जनता को भी क्रोधित कर दिया, जिसके कारण सरकार को और ज्यादा कड़े उपाय लागू करने पड़े। गांधी और बाकी के भारतीय लीडर्स ने इस कानून की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि अलग अलग राजनीतिक अपराधों के जवाब में हर किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। गांधी और अन्य लोगों ने सोचा संवैधानिक विरोध करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए 6 अप्रैल को हड़ताल हुई। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें भारतीयों ने अपने व्यवसायों को बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए और अपने विरोध के संकेत के रूप में काले कानून के खिलाफ सार्वजनिक बैठकें आयोजित की। अगर हम 1934 में आई नेहरू जी की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज की माने, तो ये रॉलेट एक्ट ही था जिसने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जोड़ दिया। पंजाब, दिल्ली और गुजरात में हुए दंगों को देखते हुए गांधी जी ने ये कहते हुए हड़ताल वापस ले ली कि भारतीय अभी सत्याग्रह के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं है। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू हुआ। पंजाब में विरोध आंदोलन बहुत मजबूत था और 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और गुप्त रूप से धर्मशाला ले जाया गया। 12 अप्रैल की शाम को अमृतसर में हड़ताल के नेताओं ने हिंदू कॉलेज ढाब खटिका में एक बैठक की। बैठक में किचलू के सहयोगी हंसराज ने घोषणा की कि अगले दिन 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक विरोध बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन मोहम्मद बशीर करेंगे और अध्यक्षता वरिष्ठ और सम्मानित कांग्रेस पार्टी नेता लाल कन्हैया लाल भाटिया करेंगे। रविवार 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर को यह विश्वास हो गया था कि एक बड़ा विरोध हो सकता है। उसने सभी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह नोटिस व्यापक रूप से पारित नहीं किया गया था और कई ग्रामीण बैसाखी त्योहार मनाने और 2 राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के लिए बाग में एकत्रित हुए। इस बीच स्थानीय पुलिस को जलियांवाला बाग में आयोजित बैठक की खुफिया जानकारी मिल गई थी। डायर को बैठक के बारे में 12:40 को सूचित किया गया और वह इसे कैसे संभालना है यह तय करने के लिए लगभग 1:30 बजे अपने बेस पर आया। हंटर कमीशन का अनुमान है कि डायर के आने तक 10 से 20 हजार के बीच की भीड़ जमा हो चुकी थी। जनरल डायर
अमृतसर के वरिष्ठ नागरिक अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर इरविंग ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए या उन्हें शांतिपूर्वक तितर बितर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। बैठक के शुरू होने पर लगभग 1 घंटे बाद जनरल डायर 50 सैनिकों के एक समूह के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा, जिसमें गोरखा राइफल्स, पठान, बलूच और सिंध राइफल्स के लोग शामिल थे। सभी 50 लोग 303 ली इनफील्ड बोल्ड एक्शन राइफलों से लैस थे। वह मशीन गनों से लैस 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी ले आया था। हालांकि वाहन छोटे प्रवेशद्वारों से परिसर में प्रवेश नहीं कर सके। जलियांवाला बाग चारों तरफ से घरों और इमारतों से घिरा हुआ था और इसमें केवल 5 छोटे प्रवेश द्वार थे, जिसमें से अधिकांश को बंद रखा गया। मुख्य प्रवेश द्वार थोड़ा चौड़ा था, लेकिन बख्तरबंद वाहनों द्वारा भारी सुरक्षा की गई थी ताकि किसी को भी बाहर निकलने से रोका जा सके। भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना डायर ने अपने सैनिकों को बाहर निकलने के मुख्य रास्ते को ब्लॉक करने और भीड़ के सबसे घने हिस्से में गोलीबारी शुरू करने का आदेश दिया गया। पुरुषों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित निहत्थे नागरिक मारे गए। जनरल डायर ने बाद में कहा कि इस कार्यवाही का उद्देश्य बैठक को तितर बितर करना नहीं, बल्कि भारतीयों को दंडित करना था। अगले दिन डायर ने एक रिपोर्ट में कहा, मैंने सुना है कि भीड़ में से 200 से 300 लोग मारे गए और मेरी पार्टी ने 1650 राउंड फायर किए थे। गोलीबारी से सीधे तौर पर होने वाली कई मौतों के अलावा कई लोग भगदड़ में कुचलने या गोलीबारी से बचने के लिए परिसर के कुएं में कूदने से मारे गए। कुएं से 120 शव निकाले गए थे। डायर ने इस गोलीबारी के बाद कर्फ्यू लगा दिया, जो सामान्य समय से बहुत जल्दी था, जिसके कारण घायलों को वहां से हटाया नहीं जा सका और उनमें से कई लोग रात को अपने घावों के कारण शहीद हो गए। डायर ने अपने सीनियर्स को बताया कि उनका सामना एक क्रांतिकारी सेना से हुआ था, जिस पर मेजर जनरल विलियम बेनन ने उत्तर दिया, आपकी कार्यवाही सही थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे मंजूरी दे दी है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डायर को कई स्ट्रोक्स आए और उसके स्ट्रोक्स के कारण उसे पैरालिसिस हो गया और 23 जुलाई 1927 को सेरिब्रल हैमरेज से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने अंतिम समय पर कहा था कि बहुत से लोग जो अमृतसर की स्थिति जानते थे कहते हैं मैंने सही किया, लेकिन बहुत से अन्य लोग कहते हैं कि मैंने गलत किया। मैं केवल मरना चाहता हूँ और अपने निर्माता से जानना चाहता हूँ कि मैंने सही किया या गलत। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सुनाम के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह जी ने नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। माइकल ओ डायर वही इंसान था जिसने जनरल डायर को कार्यवाही करने की मंजूरी दी थी और माना जाता है कि वह मुख्य योजनाकार भी था। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने हमारे देश में क्रांति की एक आग लगा दी और हमारे देश को आजादी की लड़ाई के लिए और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ा दिया। जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में।